हेलो फ्रेंड्स, रतन स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सामान्य अध्याय लेके आया हूँ और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। यहाँ पे देखिए, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। अब पेन कापी लेके बैठिएगा और जितना मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोलूँ तो उसको आप लोग जरूर नोट करिएगा। तो यहाँ देखिए, भारतीय रेलवे बिजली का इंजन कहाँ बनती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? चितरंजन में। भारतीय रेलवे बिजली का इंजन कहाँ बनती है? तो कहाँ बनती है दोस्तों? चितरंजन में। चितरंजन में जो है भारतीय रेलवे का इंजन बनती है। ठीक, चितरंजन में भारतीय रेलवे बिजली का इंजन बनती है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? आंसर क्या होगा दोस्तों? दिल्ली मुंबई के बीच। दिल्ली मुंबई के बीच अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलती है। ओके, ऐसे भी याद कर सकते हैं, दिल्ली मुंबई के बीच अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलती है। ये भी ऐसे पढ़ लीजिए, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो आपका आंसर, आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? दिल्ली मुंबई के बीच। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों 8 मार्च को। अब देखिए, क्वेश्चन और कैसे प्रतियोगी परीक्षा बनेगा दोस्तों। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर, आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऐसे आप बार बार क्वेश्चन को पढ़िए ताकि सारे प्रश्न का जो आंसर वो आपके दिमाग में बैठ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? हाजीपुर में। हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। या फिर ऐसे याद करिए आप लोग, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से दरबार ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं, क्या कहलाती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? कंटूर्स। क्या होना चाहिए दोस्तों? कंटूर्स। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं, वो कंटूर्स कहलाती है। क्या कहते हैं दोस्तों? कंटूर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चिनाव नदी पर। चिनाव नदी पर सलाल परियोजना नदी स्थित है। तो ऐसे भी आप लोग याद करिए, जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ इस तरीके को भी आप लोग जो है सीखिए। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आंसर तो चिनाव नदी पर होगा। लेकिन ऐसे पढ़िए, चिनाव नदी पर सलाल परियोजना स्थित है। चिनाव नदी पर सलाल परियोजना स्थित है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्वेज नहर। क्या लिखा दोस्तों? स्वेज नहर। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन जोड़ता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? स्वेज नहर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, देखिए ऐसे दिया हुआ है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन सा नहर जोड़ती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? स्वेज नहर। क्या हो दोस्तों? स्वेज नहर। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आप नोट करिए। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन सा नहर जोड़ती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? स्वेज नहर। और ऐसे तो आप लोग याद ही कर लिए, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? जेनेवा में। कहाँ पे है दोस्तों? जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। ठीक, तो आप लोग कैसे याद करेंगे? ऐसे जो दिया है ऐसे याद कर लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पे है दोस्तों? जिनेवा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है क्या? गला। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है क्या? गला। गला जो है किससे, मतलब किस रोग से ग्रस्त होता है? गला जो है डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। डिप्थीरिया रोग का किस मतलब शरीर के अंग से मतलब रोगग्रस्त होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गला। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? शरत चंद्र चटर्जी द्वारा।
शरद चटर्जी द्वारा देवदास उपन्यास लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि शरद चंद्र चटर्जी द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है, इसको नोट करिए। एक तो ये आपको क्वेश्चन मिल गया आसान भाषा में, लेकिन एक और मैं जो एक्स्ट्रा बोलता हूँ, शरद चंद्र चटर्जी द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? देवदास। ओके, आइए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? भाषाओं से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है? भाषाओं से है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? रांची। झारखंड राज्य की राजधानी रांची में है। झारखंड की राजधानी रांची में है। रांची जो है झारखंड राज्य की राजधानी है। ऐसे याद कर लीजिए, रांची जो है झारखंड राज्य की राजधानी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। डेविस कप का किस खेल से संबंध है? डेविस कप का किस खेल से संबंध है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस से डेविस कप का संबंध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। साथ में चैनल को लाइक भी करिए और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। ठीक, अब बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा वो आप तक नोटिफिकेशन मैसेज के जरिए पहुंचता रहेगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर दोस्तों J.L. बेयर ने। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? योजना आयोग की। योजना आयोग की जो जिम्मेदारी है वो भारत की पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की सृजनकर्ता कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नेकचंद। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नेकचंद। नेकचंद जो है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इराक का वह राष्ट्रपति कौन था जिसके खिलाफ अमेरिका ने युद्ध छेड़ा? इराक का वह राष्ट्रपति कौन था जिसके खिलाफ अमेरिका ने युद्ध छेड़ा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सद्दाम हुसैन। इराक का वह राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन था जिसके खिलाफ अमेरिका ने युद्ध छेड़ा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यूएसए का वह कौन सा अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेस शटल विस्फोटित हुआ जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कोलंबिया। यूएसए का वह कौन सा अंतरिक्ष यान मतलब स्पेस शटल विस्फोटित हुआ जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? कोलंबिया। ओके, इसको याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा दोस्तों? सार्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? ओके, ए का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों एक्यूट। सार्स रोग में अक्षर ए का जो है अर्थ पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्यूट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सेबी। क्या होगा दोस्तों? सेबी। याद रखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के महान वयोवृद्ध के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को भारत के महान वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी आप लोग याद करिए, दादा भाई नौरोजी को भारत के महान वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है। या फिर ऐसे याद करिए, भारत के महान वयोवृद्ध के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? इसका आंसर होगा दोस्तों मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह से करता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल की सलाह से करता है। किसके? उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त, देखिए यहाँ पे गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? श्रीगुप्त। जब भी गुप्त वंश का संस्थापक अगर पूछे तो श्रीगुप्त। ओके,
गुप्त की बात हो रही है तो किसी भी मान लिया जाए कि अगर हम करेंगे अगर हमसे कोई बड़ा है या मान लो कि कोई अगर मान लो अपने पिताजी का नाम बताना है तो श्री लगाते हैं नहीं, तो वैसे ही जब गुप्त वंश आए तो आप उसको श्री लगाइए, श्री, और प्रश्न में तो गुप्त दिया, यही ट्रिक होता है याद करने का। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? ऐसे क्वेश्चन लिखिए, श्रीगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? गुप्त वंश। देखिए एक पॉइंट और मिलेगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनेगा। श्रीगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? गुप्त वंश के संस्थापक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर है दोस्तों भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए, मतलब एक अगला पॉइंट लिखिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये तो काफी आसान भाषा में लिखा हुआ है। अब देखिए भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? भगत सिंह ने या फिर ऐसे पूछे भगत सिंह का नारा क्या था? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जो है भगत सिंह का नारा था, मतलब उन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पलासी या प्लासी? पलासी या प्लासी? ओके, तो यहाँ पे देखिए पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी? पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सिराजुद्दौला। अगर प्लासी की बात आए और अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था तो इसमें देखिए किसका पराजय हुआ था? सिराजुद्दौला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे अगला, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कहने का मतलब ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। इसको मैंने बहुत ही बकायदे, मतलब ऐसे वीडियो मैंने साइंस का बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने बनाया है कि धातु और जो भी जितने भी आते हैं, जैसे मान लो ये सदिश राशि, अदिश राशियाँ, सदिश राशियों का ट्रिक क्या है, अदिश राशियों का ट्रिक क्या है, बहुत अच्छी वीडियो बनाया है। ठीक, और ऐसे वीडियो बनाता रहता है। तो प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए मैसेज आता रहे। जब आप बेल आइकन का बटन दबाएंगे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब में अपलोड करूंगा वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए मैसेज पहुंचता रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों? जीन। क्या लिखा है दोस्तों? जीन की खोज किसने किया था? जीन की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जीन की खोज किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किसका खोज किया था? मतलब किस चीज़ की खोज की थी? ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किस चीज़ की खोज की थी? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? जीन की। देखिए दो प्रकार से याद करिए। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, माना कि बहुत बड़ा चैनल मेरा नहीं है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं। ओके, और नहीं मैं ये कंप्यूटराइज बना रहा हूँ कि मतलब जो कंप्यूटर में सर्च करिए और बस बनाते चले जाइए। इस क्वेश्चन को पढ़िए, कितना सरल भाषा में लिखा गया है, और इसमें जो 2-3 पॉइंट बनेगा वो मैं आप सभी को बता दूंगा कि प्रतियोगी परीक्षा में कैसे बनता है। देखिए जीन की खोज किसने किया? तो आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो इसको भी नोट करिए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किसकी खोज किया था, मतलब किस चीज़ की खोज की थी? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब क्या होगा? जीन की। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा की अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान सभा के अस्थाई, अस्थाई नहीं, यहाँ देखिए अस्थाई लिखा हुआ, अस्थाई, अस्थाई नहीं लिखा है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। फिर देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक और पॉइंट लिखिए कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऐसे पढ़िए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या दिया दोस्तों? कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? यहाँ पे इतना ध्यान दीजिएगा, पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है और किसमें? विश्व में। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में सबसे बड़ी है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? एंडीज। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे बड़ी है, तो इसका आंसर दूसरा होगा। ओके, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? एंडीज। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, या एक पॉइंट इसमें लिख लीजिए। एंडीज जो है, एंडीज विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ऐसे भी इसको आप पढ़ सकते हैं। एंडीज विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर और दक्षिण, क्या लिखा दोस्तों? उत्तर और दक्षिण कोरिया को
अलग करने वाली सीमा रेखा कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा कहलाती है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहां देखिए अल्बाट्रास, क्या लिखा दोस्तों? अल्बाट्रास क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी। उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी जो है अल्बाट्रास होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों कंबोडिया में। कंबोडिया में अंकोर वाट स्थित है। यह अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा दोस्तों? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। ओके, देखिए अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट तो उसमें मैं टिक लगा रहा हूँ, उसको आप और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अब देखिए कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्रिकेट के खेल में पापिंग क्रीज, क्या लिखा दोस्तों? पापिंग क्रीज की माप कितनी होती है? ओके, तो यहाँ देखिए क्रिकेट के खेल में जो पापिंग की क्रीज होती है ना, यहाँ पे इसको देखिए पापिंग क्रीज की जब भी आए क्रिकेट की बात आए उसमें पापिंग क्रीज, ठीक, उसकी जो है डिस्टेंस पूछे तो 4 फीट होगा। कितना दोस्तों? 4 फीट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत में कुल कितनी समाचार एजेंसियां हैं? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 4। भारत में कुल कितनी समाचार एजेंसियां हैं? आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? 4। ओके, अब इसको कैसे याद करेंगे मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितनी समाचार एजेंसियां हैं, तो यहाँ देखिए समाचार, समा में समा हटा दीजिए तो 4 है कि नहीं? तो यही ट्रिक है। कितनी एजेंसियां हैं? 4। भारत में कुल कितनी समाचार, तो समा को हटा दीजिए, 4 एजेंसियां हैं, तो मतलब समाचार में ही आपका जो है संख्या छुपा हुआ है। तो भारत में कुल कितनी समाचार एजेंसियां हैं? ये 4। कितने आंसर होगा दोस्तों? 4। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अल अहराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुई? या इसको ऐसे पढ़िए, अल अहराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इसका आंसर हो दोस्तों काहिरा से। काहिरा से अल अहराम समाचार पत्र प्रकाशित होता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? समाचार पत्र डान कहाँ से प्रकाशित होता है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? कराची से। कराची से समाचार पत्र डान प्रकाशित होता है। ओके, इसको याद कर लीजिए। समाचार पत्र अगर डान की बात आए, मतलब समाचार पत्र डान की बात आए तो कराची से प्रकाशित होता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए प्रसिद्ध समाचार पत्र, प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध, प्रसिद्ध पढ़िए या सुप्रसिद्ध पढ़िए। सुप्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज कहाँ से प्रकाशित होता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क से सुप्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज प्रकाशित होता है। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए दोस्तों। समाचार पत्र डान कहाँ से प्रकाशित होता है? कराची से। और सुप्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज कहाँ से प्रकाशित होता है? न्यूयॉर्क से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब आरंभ हुआ था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले आरंभ हुआ था। एक बार फिर से पढ़िए, भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले 1927 ईस्वी में आरंभ हुआ था, 1927। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लोकसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 25 वर्ष। क्या होगा दोस्तों? 25 वर्ष, 25 ईयर्स जो है लोकसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम, मतलब मिनिमम एज होता है। ओके, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु तो न्यूनतम आयु मतलब मिनिमम एज जो होता है वो है 25 ईयर्स, मतलब 25 वर्ष होता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग समुद्र है? इसका आंसर होगा दोस्तों 71%। कहने का मतलब है 71%। पृथ्वी का लगभग 71% भाग समुद्र है। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पृथ्वी का लगभग 71% भाग समुद्र है। ऐसे आप लोग लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्षिप्रा नदी। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। क्षिप्रा नदी जो है, ऐसे देखिए क्वेश्चन बनेगा, क्षिप्रा नदी
किसके किनारे अवस्थित है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? उज्जैन। या ऐसे पूछेगा उज्जैन किस नदी किनारे अवस्थित है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है या स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका आंसर होगा दोस्तों 2 सदस्य। 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति, कहने का मतलब है लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो आपका आंसर क्या चाहिए दोस्तों? 2 सदस्य। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन है? देखिए यहाँ बात हो रही भारत रत्न की, और प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी। ओके, यहाँ प्रथम भारतीय नहीं, प्रथम विदेशी की बात हो रही है। ठीक, प्रथम विदेशी। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, अब देखिए क्वेश्चन एक और बनेगा, इसको आप लोग नोट करिए। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी हैं। मतलब ये एक तरह से ये क्वेश्चन आंसर बनेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, या बांग्लादेश की मुद्रा क्या होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों टका। टका जो है किस देश की मुद्रा है? इसको लिखिए, टका जो है किस देश की मुद्रा है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों बांग्लादेश। टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। या फिर ऐसे करिए, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। दोनों प्रकार से मैंने बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए यहाँ बात हो रही है विश्व सुंदरी, वो भी प्रथम भारतीय। ठीक, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात हो रही है, तो रीता फारिया। रीता फारिया जो है विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ओके, या थी रीता फारिया जो है विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कौन सा गुफा स्थित है? अमरनाथ स्थित है। ओके, या जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा स्थित है। या फिर ऐसे करिए, अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ओके, तो 3 प्रकार से मैंने बताया, आप तीनों प्रकार से याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा दोस्तों ब्रुसेल्स में। कहाँ है दोस्तों? ब्रुसेल्स में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो है भारत सेवक समाज की स्थापना किया था। ठीक, तो अगर ऐसे आ जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस समाज की स्थापना किया था? तो भारत सेवक समाज की स्थापना किया था। यह भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ओके, चलिए देखिए, बार बार क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है, किसी भी प्रश्न का उत्तर हमारे दिमाग में डायरेक्टली आगे बैठ जाता है, मतलब वो याद हो जाता है। ओके, इसलिए जो है जितने प्रकार से क्वेश्चन बने उसको आप रटिए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है? भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों बंगलौर को। बंगलौर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक नगर शहर कहा जाता है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन बने कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहते हैं? भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है या कहते हैं? तो बंगलौर को कहा जाता है। ओके, बंगलौर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक नगर शहर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिस क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो प्रश्न दिख रहा है आपको, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? इसका आंसर दोस्तों रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, अब ऐसे याद करिए, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी। ओके, या आप ऐसे याद करिए, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए, दिलवाड़ा क्या लिखा है दोस्तों? दिलवाड़ा किस धर्म अनुयायियों का मंदिर है? दिलवाड़ा किस धर्म के
अनुयायियों का मंदिर है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जैन धर्म। क्या होगा दोस्तों? जैन धर्म। जैन धर्म जो है दिलवाड़ा धर्म के अनुयायियों का मंदिर है। ऐसे याद करिए, जैन धर्म जो है दिलवाड़ा धर्म के अनुयायियों का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में हीरे की खान किस प्रदेश में मिलते हैं? यहाँ देखिए, भारत में, अगर विश्व में नहीं, भारत में हीरे की खान और किस प्रदेश मतलब में मिलता है? तो आपका आंसर करना चाहिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ओके। मध्य प्रदेश जो है भारत में हीरे की खान मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भारत के हीरे की खान मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? यहाँ देखिए, जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश बांग्लादेश है। इतना याद करिए, ये ट्रिक है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश है, ओके। देश बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्तों, भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज किया था। ऐसे याद करिए, भारत की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे अधिकतम राजस्व की प्राप्ति किस कर में मिलती है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? निगम कर। क्या होगा दोस्तों? निगम कर। निगम कर मतलब कहने का निगम कर में भारत के सबसे अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की सतह से सबसे दूरस्थ मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं वायुपृत कौन है? इसका आंसर दोस्तों बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो है पृथ्वी की सतह से सबसे दूरस्थ मंडल है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्रिकेट में क्या लिखा है दोस्तों? क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर दोस्तों मिताली राज। मिताली राज जो है क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत क्या लिखा दोस्तों? भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा, प्रत्येक पॉइंट में मैं दो एक्स्ट्रा पॉइंट बोलूंगा, तो आप लोग उसको नोट करिएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेगा देखिए, ये तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिख दिया। अब देखिए ऐसे पूछेगा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? तो आपका जवाब करना चाहिए दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। तो आप लोग जो है पॉइंट करके लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? लिख गया। अब आंसर में लिखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। एक बार फिर पढ़ते हैं, भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप लोग नोट करिए कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आंसर क्या होगा दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। तो जिस ऑप्शन में डॉक्टर एस राधाकृष्णन होगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? सही। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन है? क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिखा है और सारे जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन बनेगा क्या, तो आप लोग नोट करिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे पूछेगा, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका जवाब होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए। भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल है। भारत का पहला गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन बनेगा, आप लोग इसको नोट करके लिखिए। भारत का पहला गृह मंत्री कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत का पहला गृह मंत्री थे।
ओके, तो इसको आप नोट करिए कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन है। तो आपका आंसर, आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल आपका करेक्ट होगा आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, भारत का पहला रेल मंत्री जॉन मथाई है। भारत का पहला रेल मंत्री जॉन मथाई है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला रेल मंत्री कौन है, तो आपका जवाब, आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों जॉन मथाई। जिस ऑप्शन में जॉन मथाई होगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक, तो एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, भारत का पहला रेल मंत्री कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों जॉन मथाई। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह है। भारत का पहला रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेगा, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन है, तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। तो एक बार मैं फिर से पॉइंट बोला, आप लोग नोट करिए, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों सरदार बलदेव सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, भारत का पहला वित्त मंत्री आर षणमुगम चेट्टी है। ठीक, भारत का पहला वित्त मंत्री आर षणमुगम चेट्टी है। अब देखिए, कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न बन जाएगा कि भारत का पहला वित्त मंत्री कौन है, तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आर षणमुगम चेट्टी है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत का पहला विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू है। एक बार फिर पढ़िए मेरे साथ, भारत का पहला विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू है। आप बार बार क्वेश्चन पढ़िए, कम से कम 10 या 12 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बार बार इसको पढ़िए। और देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप कैसे बनेगा प्रश्न, भारत का पहला विदेश मंत्री कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। आपका आंसर, जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। जिस ऑप्शन में जो है जवाहरलाल नेहरू होंगे वही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। भारत का पहला विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद है। भारत का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछेगा, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद। जिस ऑप्शन में ये होगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, भारत का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद है। तो विटामिन का आविष्कार फंक ने किया है। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया है। ये तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिख दिया। अब देखिए, इसमें एक या दो पॉइंट और बताऊंगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, विटामिन का आविष्कार किसने किया, पॉइंट नंबर फर्स्ट। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा, ऐसे बनेगा जिसमें बोल रहा हूँ विटामिन का आविष्कार किसने किया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, फंक ने किया। क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन का आविष्कार किसने किया, फंक ने किया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। विटामिन ए और बी का आविष्कारक मैकुलन ने किया है। ठीक, ये मैंने बहुत ही लंबे प्रश्न को मैंने बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है। अब इसमें 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाएंगे। देखिए, विटामिन ए और बी का आविष्कार मैकुलन ने किया था। कौन किया था दोस्तों, मैकुलन ने किया था। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, विटामिन ए का आविष्कारक कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, मैकुलन होना चाहिए। विटामिन ए का आविष्कारक मैकुलन है। तो आप लोग लिखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, विटामिन ए का आविष्कारक कौन है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, मैकुलन। पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए, विटामिन बी का आविष्कारक कौन है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, मैकुलन। आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, मैकुलन। ठीक, अब देखिए पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए। देखिए अभी इसी से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, विटामिन ए का आविष्कारक कौन है, मैकुलन है। विटामिन बी का आविष्कारक कौन है, तो मैकुलन है। अब देखिए विटामिन ए और बी, अगर ऐसे पूछ लेगा विटामिन ए और बी का आविष्कारक कौन है, तो इसको भी आप लोग क्वेश्चन लिख लिए। इसका आंसर हो दोस्तों मैकुलन। ठीक, अब देखिए फोर्थ पॉइंट लिखिए कि किस विटामिन, कौन कौन से विटामिन का आविष्कारक मैकुलन ने किया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन ए और विटामिन बी का जो है आविष्कारक मैकुलन ने किया था या मैकुलन ने किया था। तो देखिए इस जो ये मैं पॉइंट आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसको मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखा और इसमें 4 या 5 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बताया। ये होता है वीडियो को देखने का फायदा। ठीक, तो वीडियो को रोक करके इसको लिखिएगा और जितना मैंने पॉइंट बताया उसको भी समझ के लिखिएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। विटामिन सी या विटामिन सी का आविष्कारक हॉलकट ने किया। किसने किया दोस्तों, हॉलकट ने किया। विटामिन सी का आविष्कारक किसने किया, तो हॉलकट ने किया है। ठीक,
तो ये आप लोग पढ़ लिए। आप देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, विटामिन सी का आविष्कारक कौन है, विटामिन सी का आविष्कारक कौन है, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए दोस्तों, विटामिन सी का आविष्कारक कौन है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, हॉलकट। हॉलकट जो है विटामिन सी के आविष्कारक है, ठीक। या ऐसे पूछेगा कि कौन से विटामिन का आविष्कारक हॉलकट है, कौन से विटामिन का आविष्कारक हॉलकट है, तो आपका जवाब करना चाहिए दोस्तों, आपका आंसर करना चाहिए दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी का आविष्कारक हॉलकट ने किया था, ठीक। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ देखिए विटामिन डी, विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया, विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, विटामिन डी का आविष्कारक कौन है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, हॉपकिंस ने किया। या किस विटामिन का आविष्कार हॉपकिंस ने किया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन डी। तो आइए हम लोग फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं ताकि सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। यहाँ देखिए विटामिन का आविष्कारक फंड ने किया, इस विटामिन का आविष्कार मतलब कौन सा विटामिन का आविष्कारक किसने किया, तो फंड ने किया। विटामिन ए और बी का आविष्कारक मैकुलन है, विटामिन ए का आविष्कारक कौन है, तो माइकुलन है। विटामिन बी का आविष्कारक कौन है, तो मैकुलन है। कौन कौन से विटामिन का आविष्कार मैकुलन ने किया, विटामिन ए और विटामिन बी, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, विटामिन सी का आविष्कारक हॉलकट ने किया, तो विटामिन सी का आविष्कार किसने किया, तो हॉलकट ने किया। अब नेक्स्ट क्या है, विटामिन डी का आविष्कारक हॉपकिंस ने किया, विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया है। तो कितनी बार क्वेश्चन पढ़ने से मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्या है, होम्योपैथी या होम्योपैथी, होम्योपैथी भी पढ़िए या होम्योपैथी, ठीक। तो होम्योपैथी का आविष्कारक कौन है दोस्तों, हैनी मैन ने किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी क्वेश्चन है लेकिन कई बार जो है मैंने खासतौर पर रेलवे ग्रुप डी में कई बार देखा क्वेश्चन को, ठीक। तो होम्योपैथी का आविष्कारक हैनी मैन ने किया है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, पॉइंट नंबर 5 लिखिए कि होम्योपैथी या होम्योपैथी का आविष्कारक कौन है, या होम्योपैथी का आविष्कारक किसने किया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, हैनी मैन ने किया था। या ऐसे पूछेगा कि हैनी मैन ने किसका आविष्कार किया था, तो आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, होम्योपैथी का आविष्कार किया था। हैनी मैन किसका आविष्कार किया था, तो होम्योपैथी का आविष्कार किया था, ठीक। अब आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों नेक्स्ट क्या है, पोलियो का आविष्कार जॉन ई साल्क ने किया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन को अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप लोग खुद ही मतलब क्वेश्चन को देख के पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को मैं 2 या 3 पॉइंट करके मैं बताता हूँ, ठीक। उसको भी आपको नोट कर लीजिएगा, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, ठीक। यहाँ देखिए पोलियो का आविष्कार जॉन ई साल्क ने किया है। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पोलियो का आविष्कार किसने किया था, पोलियो का आविष्कार किसने किया था, तो आपका जवाब आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, जॉन ई साल्क ने किया था। पोलियो का आविष्कार किसने किया था, आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, जॉन ई साल्क ने किया था, ठीक। या ऐसे पूछेगा कि जॉन ई साल्क ने किसका आविष्कार किया था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, पोलियो, ठीक। बताइए एक ये हुआ, एक 2 स्टेप मैंने एक्स्ट्रा बताया। जॉन ई साल्क ने किसका आविष्कार किया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, पोलियो। पोलियो का आविष्कार किसने किया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, जॉन ई साल्क ने किया था, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैक्टीरिया, क्या लिखा दोस्तों, बैक्टीरिया का आविष्कार ल्यूएन हॉक ने किया है, बैक्टीरिया का आविष्कार ल्यूएन हॉक ने किया है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसा, पॉइंट नंबर 1 लिखिए दोस्तों, बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, ल्यूएन हॉक ने किया। ल्यूएन हॉक ने बैक्टीरिया का आविष्कार किया था। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 लिखिए ल्यूएन हॉक ने किसका आविष्कार किया था, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, बैक्टीरिया का आविष्कार किया था। ल्यूएन हॉक ने किसका आविष्कार किया था, आपका जवाब आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, बैक्टीरिया का आविष्कार किया था, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ देखिए चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनरल ने किया है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनरल ने किया है। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए दोस्तों, चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है, या चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका जवाब होना चाहिए एडवर्ड जेनरल ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अब देखिए ऐसे भी आ जाएगा क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, एडवर्ड जेनरल ने किसका आविष्कार किया था, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, चेचक। क्या होना चाहिए दोस्तों, चेचक, ठीक। तो जो आपको स्क्रीन ये दिख रहा है काफी आसान भाषा में लिखा है, और जो मैंने एक्स्ट्रा बताया उसको भी मेरा आपसे निवेदन है कि उसको आपको लिख लिया करिए, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसुलिन का आविष्कार वेटिंग ने किया है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, वेंटिंग ने किया। इंसुलिन का आविष्कारक कौन है, आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, वेंटिंग है,
तो पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? वेटिंग ने किया था। या वेटिंग ने किसका आविष्कार किया था? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? इंसुलिन। वेटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो वेटिंग ने किया था। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए, उसमें खूब जो है क्वेश्चन को बनाइए और आंसर करिए। ठीक, तो आपके सारे प्रश्न का आंसर जो है आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गर्भ, क्या लिखा है दोस्तों? गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार पिनकस ने किया है। किसने किया दोस्तों? पिनकस ने किया है। गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार पिनकस ने किया है। आप देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा? गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार किसने किया है? पॉइंट नंबर फर्स्ट इसको लिखिए, गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार किसने किया है? तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? पिनकस ने किया है। या फिर पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए, पिनकस ने किसका आविष्कार किया था? पिनकस ने किसका आविष्कार किया था? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार किया था पिनकस ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार रॉबर्ट कोच ने किया है। टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार रॉबर्ट कोच ने किया है। अब देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया? टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया? तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? रॉबर्ट कोच ने किया। रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार किया था। तो ऐसे भी पढ़ लीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट मैंने जैसे पढ़ा है उसका भी आंसर लिखिए। अब पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए कि रॉबर्ट कोच ने किसका आविष्कार किया? तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? टीबी बैक्टीरिया या टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार किया था। ठीक, तो एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ। टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार रॉबर्ट कोच ने किया। टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया? तो आपका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट कोच। या रॉबर्ट कोच ने किसका आविष्कार किया? टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार किया था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। डीएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया है। डीएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया है। अब देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए दोस्तों, डीएनए का आविष्कार किसने किया? तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या चाहिए दोस्तों? जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया था। जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का आविष्कार किया था। या ऐसे क्वेश्चन आएगा, जेम्स वाटसन ने किसका आविष्कार किया? तो आपका जवाब क्या चाहिए? डीएनए का आविष्कार किया था। क्रिक ने किसका आविष्कार किया? तो आपका जवाब क्या चाहिए दोस्तों? डीएनए का। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों? पेंसिल का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिल का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए कि पेंसिल का आविष्कारक कौन है? पेंसिल का आविष्कारक कौन है? तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है पेंसिल का आविष्कारक। ठीक, या तो आपसे ऐसे पूछेगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? पेंसिल। किसका दोस्तों? पेंसिल का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिल का आविष्कार किया था। एक बार फिर मेरे साथ पढ़िए, पेंसिल का आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिल का आविष्कार कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था, पेंसिल का आविष्कार किया था। पेंसिल का आविष्कार किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन? विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। अब देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, किस प्रकार से कंप्लीट एग्जाम में प्रश्न बनेगा? विषाणु की खोज किसने किया? विषाणु की खोज किसने किया? तो आपका जवाब, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इवानोवस्की ने किया था। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज किया था। अब पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए, इवानोवस्की ने किसका खोज किया था? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? आपका आंसर विषाणु होना चाहिए दोस्तों, विषाणु। देखिए विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, विषाणु की खोज किसने किया? तो इवानोवस्की ने किया। इवानोवस्की ने किसका खोज किया? तो विषाणु की खोज किया। तो जितने टाइप से बनते हैं क्वेश्चन कंप्यूटर एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षा में, मैंने उतना बता दिया है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों? पित्त। क्या है? पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए मतलब एग्जाम में एक नए प्रकार से कि भोजन को क्षारीय बनाता है, तो कौन बनाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पित्त। पित्त जो है भोजन को क्षारीय बनाता है। तो आपका जो है भोजन को क्षारीय बनाता है क्या? पित्त। आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? पित्त। ठीक, तो आप लोग फिर से एक बार पढ़िए, पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। क्या करता है दोस्तों? इमल्सन करता है। कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन ऐसा है पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का क्या करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इमल्सन करता है। क्या करता है दोस्तों? इमल्सन। देखिए एक बहुत ही आसान भाषा में लिख दिया, पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। लेकिन एग्जाम में कैसे पूछेगा, मतलब जितने टाइप से पूछते हैं मैं बता दे रहा हूँ। पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का क्या करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसको नोट कर लीजिए, क्या करता है? इमल्सन करता है। आंसर क्या होगा दोस्तों? इमल्सन करता है। आते नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पित्तरस में जल, लवण, सोडियम, ग्लाइकोलेट, सोडियम, टैकोलेट, सोडियम, कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। इसे पढ़िए क्वेश्चन, पित्तरस में क्या क्या पाया जाता है, तो इसके बारे में देखिए। पित्तरस में जल पाया जाता है, लवण पाया जाता है, सोडियम यानी Na पाया जाता है, ग्लाइकोलेट पाया जाता है, सोडियम, टैकोलाइट पाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि
पाया जाता है पित्तरस में। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। और एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ वो आपके नोटिफिकेशन के लिए पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक भी करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पानी। पानी में घुलनशील विटामिन बी एवं विटामिन सी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। मेरे कहने का मतलब है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, दिस क्वेश्चन तो देखिए आगे तक मैंने बहुत ही आसान भाषा में इसको बता दिया। आप देखिए कम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा, इस एक टॉपिक में 2 या 3 पॉइंट बनेगा, तो उसको आप नोट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए पानी में घुलनशील विटामिन बी एवं विटामिन सी पाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, पहला पॉइंट लिखिए आप लोग कि किसमें विटामिन बी एवं विटामिन सी पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, पानी में। क्या होना चाहिए दोस्तों, पानी में। या ऐसे पूछेगा पानी में घुलनशील, सेकंड पॉइंट इसको नोट करिए, पानी में घुलनशील कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन बी और विटामिन सी। एक बार फिर से पढ़िए मेरे साथ, पानी में घुलनशील विटामिन बी एवं विटामिन सी प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए क्या दिया दोस्तों, वसा। क्या लिखा है दोस्तों, वसा लिखा हुआ है। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, वसा। तो इसको यहाँ देखिए वसा क्या लिखा है दोस्तों, ये जो है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी। यहाँ देखिए वसा में घुलनशील विटामिन ए, बी, ई और के है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, ए, डी, ई, के। जिस ऑप्शन में ये चारों रहेंगे तो वही आपका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के होता है। और इसमें कितने पॉइंट बनेंगे, तो पॉइंट नंबर 5 लिखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, आंसर क्या होना चाहिए, ए, डी, ई, के। ये ऐसे पूछेगा कि किसमें, इसको लिखिए, किसमें घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, वसा में। किसमें होना चाहिए दोस्तों, वसा में। देखिए इस एक टॉपिक में 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बताया, वो क्या है फिर से एक बार पढ़िए। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है। और देखिए पहला पॉइंट क्या बनेगा, किसमें घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है, तो वसा में। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, तो ए, डी, ई, के। ठीक, तो ऐसे ही मेरी तरह जो है बार बार क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विटामिन की खोज किसने किया, विटामिन की खोज हंक ने किया। ठीक, यहाँ पे मैंने लिख दिया विटामिन की खोज हंक ने किया। आप देखिए कैसे एग्जाम में आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा, विटामिन की खोज किसने किया, पहला पॉइंट इसको आप नोट करिए। अगर पेन कापी लिखे नहीं बैठे तो बैठिए और जो पॉइंट मैं बोलो उसको भी लिखिए। ठीक, वीडियो को रोक करके आगे इस टॉपिक को लिखिए, फिर जो पॉइंट बोलो उसको भी लिखिए। विटामिन की खोज हंक ने किया। अब देखिए एग्जाम में कैसे पूछे, उसको लिखिए विटामिन की खोज किसने किया। देखिए इसको, विटामिन की खोज किसने किया, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए दोस्तों, विटामिन की खोज हंक ने किया। आप देखिए किसकी खोज हंक ने किया था, मतलब हंक ने किसकी खोज किया था, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन। हंक ने किसका खोज किया था, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ देखिए क्या दिया दोस्तों, डीएनए यानी कि न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। अगर आपसे देखिए डीएनए के बारे में तो बहुत क्वेश्चन है, अगर आप पूर्तियां नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी वीडियो को देखिए। उसमें इस टॉपिक का पूर्तिया जो इसमें तो ये आपने ये पॉइंट बता रहा हूँ, पूरा जो है थ्योरी मैंने समझाया है साइंस में। ठीक, तो देखिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। अगर देखिए अब पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं, तो आपका जवाब करना चाहिए दोस्तों, डीएनए। देखिए डीएनए किसके बने होते हैं, डीएनए किसके बने होते हैं, तो आपका जवाब करना चाहिए दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। अब अगर ये पूछे तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं या न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं, तो आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, डीएनए। इस पॉइंट पर वापस पढ़ लीजिए, डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ये डीएनए किसके बने होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। ठीक, तो 3 प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखा है, प्रोटीन। क्या लिखा है दोस्तों, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। ठीक, अब देखिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्रोटीन को क्या कहते हैं, इसको नोट करिए, प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका आंसर क्या होना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। ठीक, या ऐसे पूछेगा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल को क्या कहते हैं, तो आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रोटीन होना चाहिए दोस्तों, प्रोटीन। तो दोनों प्रकार से पूछेगा तो तीनों को आप लोग अच्छे प्रकार से लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। अगर आप ये पूछ लिया जाए कि प्रोटीन किनके निर्माण में सहायक होते हैं, इसको नोट करिए। ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, प्रोटीन किसके निर्माण में सहायक होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, एंजाइम एवं हार्मोन। प्रोटीन जो है एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा, क्या लिखा दोस्तों, यहाँ देखिए अच्छे प्रकार से पढ़िए इसको,
कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया दोस्तों गैलेक्टोज, और डी क्या दिया उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तो देखिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? आपका आंसर क्या चाहिए दोस्तों ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज जो है मोनोसैकेराइड है। ठीक, इसको आप लिख दीजिए, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बोहाइड्रेट क्या दोस्तों कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज है। तो ये ऐसे ऑप्शन में ऐसे आएगा और इस तरह भी मैंने लिख दिया, तो आप लोग इस तरह जो है याद कर लीजिए। अगर ऐसे आ जाए कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। अगर ये जो क्या लिखा है दोस्तों गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। इसे पढ़िए, लीवर द्वारा बनाया गया पित्त या पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। जितने भी टॉपिक से इंपॉर्टेंट है इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है हीपैटोगॉल, बी क्या है हीपैटिक पैंक्रियाटिक, सी क्या दिया दोस्तों सिस्टिक डक्ट, डी क्या दिया हिपैटिक डक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या सिस्टिक डक्ट। यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? ए दिया है फ्रक्टोज, बी दिया है डेक्स्ट्रिन, सी दिया है गैलेक्टोज और डी दिया है माल्टोज। देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों माल्टोज जो है डाइसैकेराइड है। ठीक, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ऐसे भी इसको बता सकते हैं कि माल्टोज जो है डाइसैकेराइड है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ देखिए मैंने लिखा है माल्टोज, क्या लिखा दोस्तों डाइसैकेराइड, या यहाँ देखिए माल्टोज डाइसैकेराइड माल्टोज है। यहाँ देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया और इस टाइप से मैंने लिख दिया डाइसैकेराइड माल्टोज है। ठीक, इसको आप लोग डाइसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, तो आपको जवाब करना चाहिए दोस्तों माल्टोज होना चाहिए। ये आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इस्ट्रियोल क्या लिखा दोस्तों इस्ट्रियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। कहने का मतलब है इस्ट्रियोल के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यक होता है? तो आपका आंसर करना चाहिए दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों इंसुलिन का निर्माण, देखिए इंसुलिन का निकर्षण अग्नाशय से होता है। इसके कमी से चीनिया रोग, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, या डायबिटीज या मधुमेह रोग। ठीक, तो इंसुलिन की कमी से चीनिया रोग, डायबिटीज रोग या मधुमेह रोग हो जाता है। इसको भी आप लोग जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, इंसुलिन का निकर्षण अग्नाशय से होता है, इसके कमी से चीनिया रोग या डायबिटीज होता है। अब देखिए जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ उसको आप बोल लीजिए, इंसुलिन का निकर्षण से क्या होता है? तो आपका जवाब करना चाहिए दोस्तों अग्नाशय। इंसुलिन का निकर्षण अग्नाशय से होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए इंसुलिन का निकर्षण किससे होता है, आपको जवाब करना चाहिए दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए अग्नाशय से। सेकंड पॉइंट लिखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए इंसुलिन के रोग से जो होता है मैंने लिख दिया। देखिए कंप्यूटर एग्जाम में डायबिटीज मधुमेह पूछता है, लेकिन कभी कभी अगर ये पूछ लिया जाए और ये सब चिन्ह दिया जाए तो क्या होगा, तो सब कुछ जानना जरूरी नहीं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर होगा दोस्तों चीनिया रोग या डायबिटीज रोग या मधुमेह रोग होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इंसुलिन क्या दिया दोस्तों इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। फिर पढ़िए मेरे साथ एक बार, इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है क्या, तो आपका जवाब करना चाहिए दोस्तों इंसुलिन ही हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केसीन को दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ठीक, दिस क्वेश्चन देखिए दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है किसका और किसको, तो केसीन को। अगर एग्जाम में एक्सेप्ट आ जाएगा तो इसको लिखिए दुग्ध प्रोटीन किसको कहा जाता है, दुग्ध प्रोटीन किसको कहा जाता है, तो आपका जवाब आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों केसीन। या तो ऐसे पूछेगा, सेकंड लिखिए सेकंड पॉइंट, केसीन को क्या कहा जाता है, बोलिए केसीन को क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है। देखिए पहला क्या हुआ, केसीन को दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है, इस आप याद कर लिए। किसको दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है, तो केसीन को कहा जाता है, और केसीन को क्या कहा जाता है, दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है। ठीक, तो तीनों प्रकार से हम लोग याद कर लिए और किसी प्रकार से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, इसको लिखिए, नोट करिए आप लोग, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों विटामिन डी। ठीक, ये ऐसे पूछ लेगा कि विटामिन डी को क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों हार्मोन कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों,
मानव मूत्र, क्या लिखा दोस्तों, मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी पाया जाता है। ठीक, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए मछली, मछली के लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत। मछली के लीवर यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, इसको आप लोग नोट करिए, इसको नोट कर ही लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने काफी सरल भाषा में लिखा। आप पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए कि मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, इस टॉपिक का पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, मछली के यकृत में या मछली के लीवर में, मछली के लीवर कोष्टक लिखिए यकृत, मछली के लीवर यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आपका जवाब कहना चाहिए दोस्तों विटामिन डी। आपका आंसर कहना चाहिए दोस्तों विटामिन डी। ठीक, अब ऐसे भी पूछेगा कि लीवर में, मछली की लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी। यकृत में भी पूछेगा और लीवर में पूछे, तो आपका जवाब दोनों का एक ही आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, विटामिन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, रेनिन। रेनिन का स्त्रावण करने वाला अंग कौन सा है, तो आपका जवाब कहना चाहिए दोस्तों अमाशय, स्टोमैक्स। दोनों प्रकार से आप याद कर लीजिए, अमाशय का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, स्टोमैक्स। ठीक, तो देखिए अगर ऐसे आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट क्या आप लोग, रेनिन का स्त्रावण करने वाला अंग कौन सा है, कौन की जगह क्या होगा दोस्तों, स्टोमैक्स या अमाशय होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मनुष्य में किडनी यानी कि वृक्क की संख्या 2 होती है। देखिए इस एक टॉपिक में आपसे 2 या 3 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा ही बन जाएंगे कंप्यूटर एग्जाम में, तो मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ। ठीक, तो इसको नोट करिए। और वीडियो देखने का फायदा ये है कि 2-3 एक्स्ट्रा और मैं बता देता हूँ, उसको भी आप लोग नोट करिएगा। यहाँ देखिए मनुष्य में किडनी यानी कि वृक्क की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब देखिए यहाँ पे किडनी से भी पूछ सकता है, वृक्क से भी पूछ सकता है। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, तो इसको भी याद कर लीजिए। और मनुष्य में किडनी से भी पूछ लेगा, वृक्क नहीं दिया रहेगा, तो आप लोग भूल मत जाइए। किडनी का हिंदी वृक्क होता है, या वृक्क का मीनिंग क्या होता है, किडनी होता है। ठीक, तो मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है और मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो आप लोग नोट करिए, नोट नंबर फर्स्ट, मनुष्य में किडनी की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर कहना चाहिए दोस्तों 2 होता है। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितना होता है, तो आपका आंसर कहना चाहिए दोस्तों 2 होता है। ठीक, अब देखिए अगर ये पूछ लिया जाए कि मनुष्य में किडनी वृक्क, ऐसे दोनों टाइप से आ जाए, मनुष्य में किडनी वृक्क की संख्या कितना होता है, तो आपका जवाब कहना चाहिए दोस्तों 2 होता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किडनी में यूरिया बनता है, किडनी में यूरिया बनता है। भाई वृक्क जो होता है, किडनी को हिंदी क्या होता है, वृक्क में क्या बनता है, यूरिया। तो आप देखिए क्वेश्चन कैसे बने कंप्यूटर में कि वृक्क में क्या बनता है, इसको लिखिए। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, वृक्क यानी कि किडनी में क्या बनता है, तो आपका जवाब कहना चाहिए दोस्तों यूरिया बनता है। किडनी में यूरिया बनता है, तो किडनी में क्या बनता है, तो किडनी में यूरिया बनता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। किडनी यानी कि वृक्क के इकाई को क्या कहते हैं, निफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, निफ्रॉन कहते हैं। अब ये पूछ लिया जाए कि किडनी की इकाई को क्या कहते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, निफ्रॉन कहते हैं, या वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तो एक बार फिर पढ़िए कि किडनी वृक्क की इकाई को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर कहना चाहिए दोस्तों नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन है विटामिन। देखिए क्वेश्चन तो जो दिया है बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखा, लेकिन इसमें एक 2 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो उसको भी आप लोग नोट करिएगा। यहाँ देखिए क्या दिया दोस्तों, विटामिन के। क्या लिखा दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, इसको लिखिए। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। तो देखिए इसमें मैंने लिख दिया कि विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसको आप नोट करिए। पेन कॉपी लेकर बैठे हो तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। यहाँ देखिए किस विटामिन का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन के। क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन बनेगा। देखिए अब मैं ये इसी क्वेश्चन को, ये तीसरा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। ऐसे तो आता है कंप्यूटर एग्जाम में, मैंने कई बार देखा, कई एग्जाम में मैंने देखा है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, पूछता भी है। ठीक, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है दोस्तों फिलोक्विनोन। ठीक, क्या होता है दोस्तों, फिलोक्विनोन होता है। तो एक बार फिर पढ़ते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों फिलोक्विनोन। किस विटामिन का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, तो विटामिन के। देखिए जितनी बार मैंने पढ़ा उतनी बार आप भी बार पढ़िए, सुनिए, ताकि सारे क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में बैठ जाए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, विटामिन। क्या लिखा दोस्तों, विटामिन के में पाया जाता है, यानी मतलब विटामिन के में कौन कौन सा फूल पाया जाता है, चाहिए हम लोग की जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पे, यह हरी पत्तीदार सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है। टमाटर में भी विटामिन के पाया जाता है, पनीर में भी विटामिन के पाया जाता है, इत्यादि में पाया जाता है। ठीक, कहने का मतलब है विटामिन के में पाए जाने वाले जो होते हैं, हरी पत्तीदार सब्जी, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। तो जितने भी इसमें आपको स्क्रीन जो दिख रहा है क्वेश्चन, इसको और जो मैं अलग से पॉइंट बोलता हूँ उसको भी आप लोग नोट करिए कि किस प्रकार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ क्या दिया दोस्तों, विटामिन। क्या दिया दोस्तों, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखिए विटामिन के के सारे क्वेश्चन चाहे इधर उधर जिस प्रकार पूछे वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख के आया हूँ। यहाँ देखिए विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं जमता है। ठीक, अब देखिए ये तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिख दिया। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो कहने का मतलब ये है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसको लिखिए आप लोग, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन के। क्या चाहिए दोस्तों, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं जमता है। ठीक, तो नोट कर लिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए सारे क्वेश्चन को। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन के में पाए जाने वाले स्रोत हैं हरी पत्तीदार सब्जी, टमाटर, पनीर इत्यादि कहा जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं जमता है। अब आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ देखिए क्या दिया दोस्तों, नेक्स्ट विटामिन, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल। क्या है दोस्तों, पढ़िए, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। ठीक, तो देखिए अब जब भी विटामिन ई की बात आए तो उसका रासायनिक नाम पूछिए तो टोकोफेराल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इसलिए बार बार पढ़िए क्वेश्चन को। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को रोक करके इन सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से लिख लीजिए और इन सभी क्वेश्चन को आप 10 से 12 बार पढ़ें। ठीक, अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा, किस विटामिन का रासायनिक नाम, इसको लिख लीजिए, किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आंसर में लिखिए विटामिन ई। क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन ई। ठीक, अब देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, इसको भी लिख लीजिए, जितना मैं इसका बोलता हूँ उसको लिखिए। किस विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, टोकोफेराल। अब बताइए, इससे कहीं हट के क्वेश्चन पूछेगा। इस वाले क्वेश्चन में तीन ही प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है, ये तो मैंने बहुत ही आसान भाषा लिख दिया। अब कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर दोस्तों टोकोफेराल। और देखिए नेक्स्ट क्या बनेगा, किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेराल है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन ई। ठीक, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है। एक बार जितने जो मैं इस क्वेश्चन को आसान भाषा में लिखा हूं उसको आप लोग पढ़ लीजिए, 2 से 4 बार इसको पढ़िए कि विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है। विटामिन ई की कमी से, यहाँ मैंने डायरेक्ट लगाया इसमें पुरुष और महिलाओं में। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कैसे, जितने प्रकार से बनेगा मैं वो आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, उसका आंसर। देखिए पहले देखिए, विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिलाओं में किसकी कमी हो जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, जनन शक्ति की कमी हो जाती है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिलाओं में किसकी कमी हो जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, जनन शक्ति। पूछेगा नहीं, अब ऐसे पूछेगा कि किस विटामिन की कमी से, इसको लिखिए आप लोग, किस विटामिन की कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन ई। क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन ई। तो देखिए ये जो मैंने आपको जो स्क्रीन ये क्वेश्चन दिख रहा है ये हुआ, और 2 मैंने एक्स्ट्रा बताया। ठीक, ये होता है वीडियो देखने का फायदा। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन ई। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिलाओं में किसकी कमी हो जाती है, जनन शक्ति। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, विटामिन ई में पाया जाता है, कहने मतलब विटामिन ई में कौन कौन सा स्रोत पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए यह जो है हरी पत्तीदार सब्जी, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि में पाया जाता है। ठीक, अगर कहीं कोई करेक्शन होता है तो उसको मैं एकदम क्लियर करके बोल रहा हूँ। ठीक, उसको भी आप लोग सुनिएगा। ठीक है, विटामिन ई में पाया जाता है पत्तीदार सब्जी, हरी पत्तीदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि में पाया जाता है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ देखिए क्या लिखा है दोस्तों, विटामिन। क्या लिखा दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल होता है। इसको एक बार आप फिर से पढ़िए, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको आप नोट करिए, किस विटामिन का नाम कैल्सीफेरॉल होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों, इसको भी नोट करिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, तो इसको तो आप लोग नोट ही कर लेंगे। और 2 पॉइंट और मैं बता रहा हूँ उसको भी नोट करिए, जो अभी मैंने बार बार बताया। किस विटामिन का, देखिए इसको लिखिए, किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, तो आपका जवाब क्या है, आंसर क्या होगा, तो विटामिन डी। ये हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर में आप लोग लिखिए कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों। तो यहाँ क्या दिया दोस्तों, विटामिन डी में पाया जाता है। विटामिन डी में कौन कौन स्रोत पाया जाता है, तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए अंडा में, मक्खन, मछली, तेल, सूर्य के धूप में। ठीक,
तो इन सभी में विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन है, देखिए एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बताता हूँ ये फायदा होता है वीडियो देखने में। अब देखिए विटामिन डी भरपूर मात्रा किसमें मिलता है, तो सूर्य के धूप से, ठीक, सूर्य की धूप में भरपूर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। क्या होता है दोस्तों, फिर से पढ़िए, ऑस्टियोमलेशिया होता है। अब देखिए इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें बनेगा कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विटामिन, इसको आप नोट करिए, नोट नंबर फर्स्ट, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन डी। नोट कर लिए हैं, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, तो विटामिन डी। ठीक, आप देखिए सेकंड पॉइंट है, इसको भी लिखिए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, रिकेट्स। क्या होना चाहिए दोस्तों, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, रिकेट्स। मुझे उम्मीद होगा कि दूसरा पॉइंट में आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए तीसरा पॉइंट लिखिए, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ठीक, अब ऐसे भी इसको एक पॉइंट और लिख लीजिए, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है किस विटामिन के कारण, तो विटामिन डी के कारण। ठीक, इसमें देखिए ये तो लिखा हुआ है आसान भाषा में, और 4 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बताया। ठीक, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और जितने भी पॉइंट मैंने बोला है उसको भी आप लोग लिखिए और कई बार क्वेश्चन को पढ़िए ताकि इस पॉइंट्स का जो आंसर है वो आपके दिमाग को डर जाए। तो आइए बिना देर के फिर से पढ़ते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन डी में पाया जाता है अंडा, मक्खन, मछली, तेल, सूर्य का धूप। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक, अब आते हैं लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। फ्रेंड्स यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, पेप्सिन क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, पेप्सिन एंजाइम होता है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक भी करिए और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा दोस्तों, प्रोपेप्सिन एस्टोमच के पेप्टिक सेल में, यह पेप्टिक सेल से स्रावित होता है जो पेप्सिन में बदलता है। किसमें बदलता है दोस्तों, पेप्सिन में बदलता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन क्या लिखा दोस्तों, पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। कहने का मतलब ये है जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन। हार्मोन, अब आइए हार्मोन के बारे में जानते हैं। देखिए हार्मोन यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। कहने का मतलब है अगर देखिए शरीर मतलब जो हमारी बॉडी अंगों की जो विकास होता है उसमें महत्वपूर्ण क्या होता है, तो उसमें महत्वपूर्ण जो है वो है हार्मोन। हार्मोन ही हमारा महत्वपूर्ण होता है। देखिए यहाँ पे हार्मोन यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों में से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। अगर प्रश्न ये बने कि बॉडी मतलब शरीर के अंगों के विकास में किसका सहायक होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, हार्मोन। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये इतना ही आप लोग इसको पढ़िए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, विटामिन। क्या कर रहा है दोस्तों, विटामिन हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है। अगर एग्जाम ये आ गया हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है क्या, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है। ठीक, अब देखिए एक और पॉइंट बन जाएगा, विटामिन हमारे शरीर में किससे रक्षा करती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, बीमारियों से रक्षा करती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, यकृत। क्या लिखा दोस्तों, यकृत यानी कि लीवर। यकृत लीवर दोनों को आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम में लीवर भी आ जाता है। ठीक, तो आपको इतना जानना जरूरी है, यकृत यानी कि लीवर। देखिए मैंने ऐसा ही मतलब पॉइंट बनाया कि ताकि बहुत ही आसान भाषा में, ठीक, ताकि आप वीडियो में अगर वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ने लिखने समझ आ जाए। लेकिन वीडियो को रोके नहीं, वीडियो को तब रोकें जब आप क्वेश्चन को नोट करें, क्योंकि मैं प्रत्येक पॉइंट्स में दो एक्स्ट्रा बताता हूँ। ठीक, देखिए यकृत सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथि है। अब ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यकृत। क्या होता है दोस्तों, यकृत यानी कि लीवर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, यकृत यानी कि लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग यानी कि जॉन्डिस होता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, ये बताइए किसकी गड़बड़ी, देखिए किसकी गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग यानी कि जॉन्डिस, इसको भी आप लोग पढ़िए, जॉन्डिस, पीलिया रोग को हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक, किसके गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है, तो आपका आंसर करना चाहिए दोस्तों, यकृत यानी कि लीवर की गड़बड़ी से। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, इसको भी नोट करिए, यकृत में गड़बड़ी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, पीलिया रोग या फिर जॉन्डिस। पीलिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, जॉन्डिस। मुझे उम्मीद होगा कि क्वेश्चन को आप लोग जो ये दिया इसको पढ़ लिया, जो दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलता हूँ उसको नोट करके आंसर लिख लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यकृत। क्या दिया दोस्तों, यकृत यानी कि लीवर में पित्त रस। क्या लिखा दोस्तों, पित्त रस।
का निर्माण होता है। अब ये बताओ क्वेश्चन, ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, इसको लिख लीजिए, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, लीवर, लीवर यानी कि यकृत में। तो आप देखिए लीवर यकृत दोनों पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे आप लोग ऑप्शन में जब आएगा तो लीवर भी पूछ लेता है। ठीक, लीवर अगर लीवर दे दिया जाए, यकृत दे दिया जाए, तो आपको ए और बी दोनों बताना पड़ेगा। ठीक, अगर 4 ऑप्शन में एक में यकृत दे दिया जाए, दूसरे में लीवर दे दिया जाए, तीसरे में कुछ और दे दिया जाए, चौथे में लिख दिया जाए ए और बी दोनों, तो आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, ए और बी, क्योंकि यकृत लीवर दोनों सभी तो हैं, मतलब यकृत का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, लीवर। ओके, तो यकृत लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है। ओके, तो इसको देखिए ऐसे भी कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, या यकृत में किसका निर्माण होता है, यकृत यानी कि लीवर में किसका निर्माण होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, पित्तरस यानी कि बाइल जूस। ठीक, पित्तरस का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यकृत मतलब लीवर ही संबंधित प्रश्न है। यकृत में बार बार बोलो लीवर ही बोलते हैं, यकृत का जो इंग्लिश होता है लीवर, लीवर का जो हिंदी होता है यकृत। यकृत विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है या बना देता है। एक बार फिर से पढ़िए, यकृत विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। अब देखिए प्रश्न बनेगा कैसे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा भी जो है मतलब मन को वो मत करिएगा, अरे कौन नोट करिए, इसको नोट करिएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक, यहाँ देखिए यकृत विषैले पदार्थ को क्या बना देता है, इसको नोट करिए, यकृत विषैले पदार्थ को क्या बना देता है, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यकृत विषैले पदार्थ को विषहीन बना देता है। क्या बना देता है दोस्तों, विषहीन बना देता है। फिर पढ़िए, यकृत विषैले पदार्थ को विषहीन बना देता है। मेरा प्रश्न क्या था, यकृत विषैले पदार्थ को क्या बना देता है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, विषहीन होगा। क्या होगा दोस्तों, विषहीन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, विषैले पदार्थ को विषहीन बना देता है क्या, मतलब विषैले पदार्थ को विषहीन बना देता है क्या, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यकृत। क्या होना चाहिए दोस्तों, यकृत यानी कि लीवर। ओके, तो मुझे उम्मीद होगी कि इस वाले पॉइंट्स में ये जो आपको दिख रहा है ये इसको लिखे होंगे, और जो 2 पॉइंट्स मैंने बताया था उसको भी आप लोग नोट करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यकृत क्या लिखा दोस्तों, यकृत यानी कि लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा है इसको, ताकि आपको पढ़ने में कहीं भी असुविधा ना हो। देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसे दोस्तों, यकृत में किसका निर्माण होता है, इसको लिखिए आप लोग, यकृत में किसका निर्माण होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यूरिया। अगर आप लोग वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे, क्योंकि देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में मैं 2-2, 3-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताता हूँ, और अगर आप सुनेंगे तो इससे भी आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, ये तो आप लोग पढ़िए, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, लेकिन क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे एग्जाम में, ताकि आप इधर उधर घूमे ना, मतलब कहीं मतलब आपको क्वेश्चन आंसर भूल ना जाए। तो देखिए यकृत में किसका निर्माण होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यूरिया। अब देखिए किसमें, अगला पॉइंट है, किसमें यूरिया का निर्माण होता है, किसमें यूरिया का निर्माण होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यकृत यानी कि लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद होगा कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, यकृत लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। किसमें यूरिया का निर्माण होता है, यकृत में, लीवर में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यकृत लीवर ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। अगर आप देखिए यकृत ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है, लीवर ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है, दोनों प्रकार से आप लोग पढ़ होंगे। अब देखिए ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है, मतलब ओल्ड आरबीसी को कौन नष्ट करता है, इस बात को लिखिए, ओल्ड आरबीसी को कौन नष्ट करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यकृत यानी कि लीवर। यकृत लीवर जो है ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। ठीक, अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि ओल्ड आरबीसी को नष्ट कौन करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यकृत लीवर। अब देखिए ऐसे भी यकृत लीवर किसको नष्ट करता है, इसको भी लिखिए, यकृत लीवर किसको नष्ट करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ओल्ड आरबीसी को नष्ट कर देता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यकृत लीवर में कुछ विटामिन संचित होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के का निर्माण भी करता है। ठीक, लीवर यानी कि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए तिल्ली, ठीक, तिल्ली पे आधारित प्रश्न है, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्प्लीन। ठीक, तिल्ली यानी कि स्प्लीन शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ देखिए अब किस प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा, अब आप लोग इसको लिखिए, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, लिखिए इसको, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तिल्ली, स्प्लीन को कहा जाता है शरीर का ब्लड बैंक। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, तिल्ली शरीर का क्या कहा जाता है, तिल्ली शरीर का क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ब्लड बैंक कहा जाता है। तिल्ली शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक, आप लोग पढ़ लीजिए, बार बार इसको पढ़िए, तिल्ली यानी कि स्प्लीन शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो तिल्ली को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तिल्ली स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, देखिए वही है, और आरबीसी का कब्रगाह, मतलब कब्रगाह भी कहा जाता है।
इसको भी आप लोग नोट करिए क्वेश्चन कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, तिल्ली। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, तिल्ली। या आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, तिल्ली। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तिल्ली। ठीक, इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। तिल्ली को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है और आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। ठीक, तो बिना देर के आप लोग इन सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यकृत यानी कि लीवर यकृत विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। नेक्स्ट क्या है, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यकृत ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। यकृत में कुछ विटामिन संचित होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के का निर्माण भी करता है। तिल्ली यानी कि स्प्लीन शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। तिल्ली स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है और आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। इन सभी क्वेश्चन को मैंने अच्छे प्रकार से बताया और सभी क्वेश्चन में 2-2 पॉइंट एक्स्ट्रा बताया, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 मतलब 18 क्वेश्चन बन गए। ठीक, तो ये होता है वीडियो को देखने का फायदा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, दंत। क्या दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। दंत इनामेल क्या लिखा दोस्तों, दंत इनामेल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। अब देखिए इसमें आपको मैं 2 या 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग नोट करिए। ठीक, यहाँ देखिए दंत इनामेल को कौन कठोर बनाता है, इसको आप नोट करिए। जो मैं बोल रहा हूं, दंत इनामेल को कौन कठोर बनाता है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर लिखिए फ्लोरीन। क्या होगा दोस्तों, फ्लोरीन। ओके, आप देखिए फ्लोरीन कठोर बनता है किसके कारण, आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्लोरीन कठोर बनता है किसके कारण, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, दंत इनामेल। दंत इनामेल के कारण फ्लोरीन कठोर बनता है। ठीक, आप देखिए अब यहाँ पर मैंने ये देखिए एरोमेशन बनाया है। फ्लोरीन क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले फ्लोरीन क्या है, तो फ्लोरीन तत्व होता है। ठीक, फ्लोरीन अगर पूछ लिया जाए तत्व ठोस इस तरह करके, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, तत्व। तो आपको इतना पहचाना जरूरी है, इसलिए मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, फ्लोरीन तत्व होता है। ठीक, आप देखिए अब क्वेश्चन देखिए एक और कैसे बनेगा, वह कौन सा तत्व है, देखिए यहाँ पे है ना, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है। देखिए इसमें जो 4 पॉइंट्स है वो ऐसे देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है, तो आपका आंसर क्या है, कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन और सोडियम। तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों फ्लोरीन। फ्लोरीन एक तत्व है, फ्लोरीन क्या दोस्तों, तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया। ठीक, तो एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है, तो आपका आंसर क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है दोस्तों, सही है, फ्लोरीन। क्या होगा दोस्तों, फ्लोरीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए कैल्शियम, क्या दिया दोस्तों, कैल्शियम। अब कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, तो इसको भी आप लोग जान लीजिए, सी। ठीक, तो अभी जो मैंने बोला सुन करिए, कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, तो सी होता है। ठीक, Ca, ये कैल्शियम का प्रतीक है। अब देखिए कैल्शियम दांत में कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट जो कि 85% रहता है, और क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि कैल्शियम तत्व पाए जाते हैं किसमें, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मनुष्य क्या लिखा दोस्तों, मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इसको आप लोग पढ़िए, मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा कि मनुष्य के दांत एवं हड्डी में किसकी मात्रा अधिक होती है, इसको नोट करिए। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मनुष्य के दांत एवं हड्डी में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम। क्या होगा दोस्तों, कैल्शियम। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। अगला पॉइंट लिखिए, मनुष्य के दांत में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। मनुष्य के हड्डी में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, कैल्शियम। तो इस एक टॉपिक में मैंने 3 या 4 पॉइंट्स मैंने बता दिया है। ठीक, आप देखिए ऐसे भी आएगा कि मनुष्य के दांत एवं हड्डियों में इसकी मात्रा अधिक होती है, तो आपका मतलब दोनों क्वेश्चन साथ में पूछेगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, कैल्शियम। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आयोडीन, आयोडीन को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। आयोडीन नामक शैवाल से प्राप्त होती है। ठीक, आयोडीन नामक शैवाल से प्राप्त, अगर कह दिया जाए कि आयोडीन किससे प्राप्त होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, शैवाल। क्या होना चाहिए दोस्तों, शैवाल से प्राप्त होती है, यानी कि लैमिनेरिया से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आयोडीन की कमी से घेंगा, जिसको हम लोग ग्वाइटर, ठीक, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, किसकी कमी से घेंगा रोग होता है या किसकी कमी से ग्वाइटर नामक रोग होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आयोडीन। क्या होना चाहिए दोस्तों, आयोडीन। ठीक, या आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या होता है दोस्तों, घेंगा, या कभी कभी ऑप्शन दे देता है ग्वाइटर। ठीक, तो एक बार फिर पढ़िए, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सोडियम, क्या लिखा दोस्तों, सोडियम। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं,
क्या लिखा है दोस्तों? सोडियम, जिसका प्रतीक होता है, सोडियम का जो प्रतीक होता है Na होता है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं Na। इसको आप बोलेंगे सोडियम का प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीक होता है दोस्तों Na। अब देखिए पेशियों के, क्या लिखा दोस्तों? पेशियों के संकुचन में सहायक होता है क्या? सोडियम। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पेशियों के संकुचन में क्या सहायक होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? सोडियम। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पित्त, पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भोजन को क्षारीय बनाता है, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? पित्त। दोस्तों पित्त, तो आप लोग लिख लीजिए पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। और नंबर फर्स्ट आप लोग लिखिए कि भोजन को क्षारीय कौन बनाता है, तो आपका आंसर करना चाहिए दोस्तों पित्त। या पित्त भोजन को क्या बनाता है, इसको भी नोट करिए। पित्त भोजन को क्या बनाता है, तो आपका आंसर करना चाहिए दोस्तों क्षारीय बनाता है। ठीक, इस एक पॉइंट से मैंने 2 पॉइंट और बताया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है, नंबर फर्स्ट लिखिए। भोजन को क्षारीय कौन बनाता है, तो आपका आंसर करना चाहिए पित्त। और दूसरा पॉइंट लिखिए पित्त भोजन को क्या बनाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? क्षारीय। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, इसको आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पित्त, क्या लिखा दोस्तों? पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। फिर से पढ़िए मेरे साथ। पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा, मतलब फैट, वसा का इमल्सन करता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइको, क्या लिखा दोस्तों? ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पित्त रस में क्या पाया जाता है, तो आप कर सकते हैं जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। तो जितने मैंने इसमें एग्जांपल दिया, आप लोग इतना याद कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? विटामिन, क्या लिखा दोस्तों? विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। पहले जिस तरह मैंने लिखा है वैसे आप लोग पढ़ लीजिए, बार बार पढ़िए। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अब यहाँ पे देखिए और किस तरह ये मतलब क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो आप लोग लिख लीजिए कि किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है, तो आंसर लिखिए दोस्तों विटामिन B1। अब देखिए एक तरह से और क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको भी लिख लीजिए दोस्तों। फिर से बोल दे रहा हूँ, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका आंसर दोस्तों बेरी नामक रोग होता है। तो बार बार आप मेरे तरह से पढ़िए, मैं एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका आंसर दोस्तों बेरी। और किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है, इसका आंसर होगा दोस्तों विटामिन B1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए क्या दिया दोस्तों? विटामिन B1 का क्या दिया दोस्तों? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। क्या है दोस्तों? थायमिन। अब देखिए अब ये किस तरह ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ देखिए किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमिन है, इसको लिख लीजिए। किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमिन है, तो आपका जो है आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? विटामिन B1। क्या होगा दोस्तों? विटामिन B1। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, इसका आंसर दोस्तों थायमिन। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों? विटामिन, क्या दिया दोस्तों? विटामिन B1 पाया जाता है। कहने का मतलब विटामिन B1 किसमें पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? या फल में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। मुझे उम्मीद होगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको, ये 3 पॉइंट्स है, प्रत्येक पॉइंट मैंने 2 हिस्सा बताया है। तो आप लोग बार बार इसको पढ़िए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ताकि ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए बिना देर के हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B1 पाया जाता है, ये फल में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, अंकुरित अनाज इत्यादि में विटामिन B1 पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए। क्या लिखा दोस्तों? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है रेटिनॉल। एवं अणु क्या होता है ये बताइए? अणु का सूत्र इसका होता है C2OH2QOH होता है। अब देखिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। एवं विटामिन ए का अणु सूत्र क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? C2OH2QOH। ये जो है विटामिन ए का अणु सूत्र है। अब ऐसे पूछ सकता है, इसको भी नोट कर लीजिए कि किस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? विटामिन ए। तो देखिए इस एक पॉइंट से मैंने आपको 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताया है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल एवं अणु सूत्र C2OH2QOH है। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, इसको नोट कर लीजिए। किस विटामिन, कहने का मतलब है किस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? विटामिन ए। या ऐसे पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? रेटिनॉल। ठीक, या ऐसे भी पूछेगा एक और क्वेश्चन कि विटामिन ए का अणु सूत्र क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? C2OH2QOH होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ देखिए विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए किसमें पाया जाता है तो ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए यह गाजर में विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। हरी पत्तीदार सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। पपीता पका में भी जो है, तो कहने का मतलब है पपीता में भी विटामिन ए पाया जाता है। पका आम में विटामिन पाया जाता है। फल में भी, दूध में, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि पका आम में, देखिए कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। पका आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो कहने का मतलब विटामिन ए। पपीता में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन ए। ठीक, अब देखिए गाजर में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए क्या दिया है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, कहने का मतलब है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। कहने का मतलब है एक तरह तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया। इसको देखिए कितने प्रकार से पूछेगा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, विटामिन ए। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, रतौंधी रोग होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए क्या लिखा है दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण बीमार व्यक्ति को रात में नहीं दिखता है। कहने का मतलब है कि अगर ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि किस विटामिन की कमी के कारण बीमार व्यक्ति को रात में नहीं दिखता, क्वेश्चन पूछ लेता है और पूछा भी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आंखों में बीमारी आ जाती है, मतलब कम दिखने लगता है और इस कारण जो है हम लोग रात में नहीं देख पाते। ठीक, तो जब इस तरह की क्वेश्चन आए तो आप कि किस विटामिन की कमी के कारण व्यक्ति को रात में नहीं दिखता है, दिखने की बात है तो आपको विटामिन ए याद करना है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, विटामिन सी। क्या लिखा दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। इसका आंसर आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, अब इसको आप लोग लिखिए। कहने का मतलब आप लोग इसको लिखिए, मैं बोल रहा हूँ कि किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। आंसर लिखिए दोस्तों, विटामिन सी। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने देखा है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन सी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कैसे पूछेगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होगा दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ बहुत ही आसान भाषा में लिखा हूँ ताकि आपको हर पॉइंट मिल जाए। अब देखिए मैं कितनी किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका आंसर दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए विटामिन सी का अणुसूत्र, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। विटामिन सी का अणुसूत्र होता है दोस्तों C6H8O6 होता है। अब देखिए कैसे पूछेगा, किस विटामिन का अणुसूत्र C6H8O6 होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन सी। ये ऐसे पूछेगा विटामिन सी का अणुसूत्र क्या होता है, इसको लिख लीजिए, विटामिन सी का अणुसूत्र क्या होता है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, C6H8O6 है। जैसे मैंने अच्छे प्रकार से ये फेयर बनाया है, मतलब सभी क्वेश्चन को मैंने लिखा है, वैसे आप लोग भी नोट कर लीजिए। ठीक, क्योंकि अभी मैं जो बता रहा हूँ वैसे तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन इसको जब बार बार पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए विटामिन सी, क्या लिखा है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे जो भी परीक्षा हो, चाहे जितनी बड़ी परीक्षा हो, सभी में पूछा जाता है। इसमें बार बोलता हूँ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिस क्वेश्चन। ठीक, यहाँ देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अब देखिए अब मैं जो पॉइंट बोलने जा रहा हूँ उसको लिखिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, स्कर्वी नामक रोग होता है। यही तो पूछेगा क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन की देख के आएगा दोस्तों, स्कर्वी आएगा। ठीक, अब देखो इसको ऐसे ही पूछेगा, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, इसको लिख लीजिए, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिखा है। अब इसमें 2 पॉइंट और बन जाएगा कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, तो विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, स्कर्वी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या दिया दोस्तों, विटामिन सी में पाया जाता है, मतलब कहने का मतलब विटामिन सी में क्या क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर दोस्तों यह खट्टे रसदार फल। कहने का मतलब है जब भी विटामिन सी की बात आए कि विटामिन सी में क्या क्या पाया जाता है, तो विटामिन सी में खट्टे पदार्थ आते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी होता है कि नहीं, आंवला, टमाटर इत्यादि पाया जाता है। अगर आपसे देखिए इसमें कितने क्वेश्चन पूछेंगे, मैं कहने कई प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, नोट करिए,
आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? विटामिन सी। नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? विटामिन सी पाया जाता है। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। तो क्लियर है? क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए विटामिन क्या लिखा है दोस्तों? विटामिन सी। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है इसको आप लोग वीडियो को रोक करके इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ देखिए विटामिन सी को गर्म करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कौन से विटामिन को गर्म करने पर, लिखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छे कोचिंगों में आप बहुत ही मोटी रकम देंगे तो यही से पढ़ाया जाता है, मतलब ऐसे से बताया जाता है, ठीक। कहने का मतलब है कि कौन सा विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? विटामिन सी। क्या होना चाहिए दोस्तों? विटामिन सी। विटामिन सी को गर्म करने पर यह क्या होता है दोस्तों? नष्ट हो जाता है। इसलिए जिसमें भी विटामिन सी होता है अगर उसको गर्म किया जाता है तो वो क्या होता है दोस्तों? नष्ट हो जाता है। आप देखिए इसको एक और प्रकार से, विटामिन सी को गर्म करने पर विटामिन क्या हो जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? नष्ट हो जाता है। क्या होगा दोस्तों? नष्ट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ठीक। ये मैंने बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखा है। अब देखिए किस किस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं तो ऐसे नहीं बोल रहा हूं। यहाँ देखिए ऐसे पूछेगा कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। और किस प्रकार पूछेगा विटामिन बी12 में कौन सा धातु पाया जाता है? इसको भी लिखिए विटामिन बी12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अब कोबाल्ट धातु का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? CO। तो जितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों? विटामिन बी12 का रासायनिक नाम, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या लिखा है दोस्तों? साइनोकोबालामिन है, ठीक। तो इसको किस प्रकार पूछेगा कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। और किस प्रकार पूछेगा इसको नोट करिए कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। याद रखिए क्या कह रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन? विटामिन बी12 कहने का मतलब है, यहाँ डैश करके देखिए विटामिन बी12 क्या होता है इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। यह आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा है कि आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका आंसर है दोस्तों विटामिन बी12, ठीक। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, विटामिन बी12 में आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों? विटामिन बी12 में पाया जाता है। तो विटामिन बी12 में क्या क्या पाया जाता है? देखिए मांस, कलेजी, दूध इत्यादि में पाया जाता है क्या? विटामिन बी12। अगर आपसे पूछ लिया जाए मांस, कलेजी, दूध किस विटामिन पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? विटामिन बी12, ठीक। अब देखिए एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं इसको अच्छी तरह से। किस विटामिन, कहने का मतलब है किस विटामिन में मांस, कलेजी, दूध पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? विटामिन बी12, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन बी12 की कमी से शरीर में रक्त, कहने का मतलब है ब्लड की कमी होती है। अब देखिए इसमें कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। किस विटामिन की कमी से शरीर में रक्त यानी कि ब्लड की कमी होती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? विटामिन बी12। क्या होना चाहिए दोस्तों? विटामिन बी12 की कमी से शरीर में रक्त की कमी होती है। अब देखिए ऐसे पूछ सकता है कि विटामिन बी12 की कमी से शरीर में किसकी कमी होती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? रक्त की कमी होती है। विटामिन बी12 की कमी से शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? रक्त यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए विटामिन बी12 वर्षा के जल में पाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विटामिन बी12 किसमें पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? वर्षा के जल में पाया जाता है विटामिन बी12। आइए फिर पढ़ लेते हैं। विटामिन बी12 वर्षा के जल में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विटामिन बी12 समुद्र के जल में पाया जाता है। कहने का मतलब है वर्षा के जल में भी पाया जाता है और समुद्र के जल में भी पाया जाता है विटामिन बी12। तो आइए मेरे साथ एक बार सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। इसका जो आंसर है क्वेश्चन का डायरेक्टली आपके दिमाग में बैठ जाए। तो मेरे साथ पढ़िए आइए बार बार। विटामिन बी12 में कोबाल्ट जिसका प्रतीक होता है धातु पाया जाता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन बी12 यह आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। विटामिन बी12 में पाया जाता है यह मांस, कलेजी, दूध इत्यादि में विटामिन बी12 पाया जाता है। विटामिन बी12 की कमी से शरीर में रक्त यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। विटामिन बी12 वर्षा के जल में पाया जाता है। विटामिन बी12 समुद्र के जल में पाया जाता है।
सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो अगर यूट्यूब में अपलोड करता रहूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक, वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। यार इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि आपका भाई अगर मेहनत कर रहा है तो आप लोगों के प्रति कुछ सोच रहा होगा, तभी तो बना रहा है। ठीक, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फ्रेंड और मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेढक के दांत में होमोडोंट होते हैं। मेढक के दांत में क्या होता है दोस्तों, होमोडोंट होता है। अब देखिए इसको कैसे पूछेगा क्वेश्चन, किस प्रकार बनेगा कि मेढक के दांत में क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, होमोडोंट। या इस प्रकार पूछ लेगा कि मेढक के दांत में क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, होमोडोंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छिपकली के दांत में भी क्या पाया जाता है दोस्तों, वही पाया जाता है जो मेढक में पाया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों होमोडोंट। छिपकली के दांत में होमोडोंट होते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक बार फिर से पढ़ ले रहे हैं, मेढक और छिपकली के दांत में, ऐसे पढ़िए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। तरीका वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप तरीका भी सीख रहे होंगे कि देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ। मेढक और छिपकली के दांत में होमोडोंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, होमोडोंट होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए क्या लिखा है दोस्तों, मनुष्य के दांत में क्या लिखा है दोस्तों, मनुष्य के दांत में क्या होता है दोस्तों, देखो थीकोडोंट। क्या लिखा है दोस्तों, थीकोडोंट होते हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य के दांत में क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों थीकोडोंट। या ऐसे पूछ लेगा कि किसके दांत में थीकोडोंट होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, मनुष्य के दांत में। इसमें भी ऐसे पूछेगा कि किसके दांत में, मतलब किसके दांत में होमोडोंट पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, मेढक और छिपकली। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आप लोग नोट कर रहे होंगे। ठीक, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को रोक करके या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से नोट करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ऐसे दांत, क्या लिखा है दोस्तों, ऐसे दांत जो मसूड़ा में धसे होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बताइए, थीकोडोंट ही तो कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है, ऐसे दांत जो मसूड़े में धसे होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थीकोडोंट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मनुष्य के दांत में ही थीकोडोंट पाया जाता है। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे दांत, देखिए दांत पर आधारित ये जीके है। वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका आंसर दोस्तों हिट्रोडोंट कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, हिट्रोडोंट कहते हैं। वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जब भिन्न मतलब वैसे दांत जो भिन्न भिन्न की बात है तो वहां होता है दोस्तों हिट्रोडोंट कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, मनुष्य के दांत कहने का मतलब है हिट्रोडोंट प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार। कहने का मतलब है मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं या हिट्रोडोंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, 4 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए जो 4 प्रकार क्या है दोस्तों, पहला दिया है इंसीरियर, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आई से। सेकंड क्या दिया दोस्तों, कैनाइन, क्या दिया दोस्तों, कैनाइन, जिसको हम कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या दिया, तीसरा क्या दिया दोस्तों, प्रीमोलर, क्या दिया दोस्तों, प्रीमोलर, जिसको हम पीएम से प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ क्या दिया दोस्तों, मोलर, जिसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मनुष्य के दांत जो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं ये बकायदे मैंने लिख दिया है, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ देखिए क्या दिया दोस्तों, स्टार्च। अगर आप लोग कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग समझ जाओगे कि क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है। कई बार, मतलब सभी एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर ऑल कंप्यूटर एग्जाम दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या दिया दोस्तों, स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे कि किससे संबंधित ग्लूकोज है, कहने का मतलब है किससे संबंधित ग्लूकोज है, तो आपका आंसर क्या चाहिए दोस्तों, स्टार्च। क्या चाहिए दोस्तों, स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज है। या ऐसे पूछेगा स्टार्च से संबंधित क्या है, तो आपका आंसर क्या चाहिए दोस्तों, ग्लूकोज। तो आइए मेरे साथ फिर से पढ़िए, स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ग्लूकोज। क्या लिखा दोस्तों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए ग्लूकोज की जब बात है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको लिख लीजिए क्वेश्चन। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, जिस ऑप्शन में, क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षा में ऑप्शन रहता है, तो C6H12O6 होता है। ठीक, कहने का मतलब है आपकी कि 6 और बीच में 12। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 6 और बीच में 12 होना चाहिए। ठीक, तो एक बार फिर पढ़िए कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। या ऐसे पूछेगा कि किसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ग्लूकोज। क्या होगा दोस्तों, ग्लूकोज। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन दोस्तों, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। ठीक, अब इसको तो आप लोग पढ़ लिए कि मैं बहुत ही आसान तरीके से दिखाया हूँ। अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों फ्रुक्टोज।
फ्रुक्टोज जो है प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए फ्रुक्टोज शहद में पाया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा इसको तो आप लोग पढ़ लिए कि फ्रुक्टोज शहद में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? शहद में, ये शहद लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ देखिए फ्रुक्टोज में क्या पाया जाता है, एक और क्वेश्चन बन गया। फ्रुक्टोज में क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों शहद। क्या होना चाहिए दोस्तों? शहद। फ्रुक्टोज में शहद पाया जाता है। यहाँ देखिए क्या है दोस्तों? शहद। ठीक, अब देखिए शहद में क्या पाया जाता है, तीसरा क्वेश्चन बन गया, इसको नोट करिए। शहद में मतलब इतने, शहद में क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? फ्रुक्टोज। शहद में फ्रुक्टोज पाया जाता है। ठीक, जो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कृत्रिम। क्या लिखा दोस्तों? कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरीन होता है। कहने का मतलब है कृत्रिम रूप से, अगर बात कहें, अगर प्रश्न है कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा पूछे तो क्या होना चाहिए आंसर इसका? सैकरीन होता है। लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। यह क्या लिखा दोस्तों? यह बर्फ उद्योग में काम आता है। ठीक है, अगर आपसे देखिए प्रश्न अगर ऐसे पूछे, कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरीन होता है और प्राकृतिक रूप में सबसे अधिक मीठा फ्रुक्टोज होता है। देखिए मैं वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप लोग जिस तरह मैं बता रहा हूं, ताकि इस तरह आप लोगों को याद हो जाए ना कि प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक फ्रुक्टोज मीठा होता है और कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरीन होता है। क्या दोस्तों? सैकरीन होता है। लेकिन इसमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। और यह किसमें काम आता है? बर्फ उद्योग में काम आता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए ग्लैक्टोज। क्या लिखा दोस्तों? ग्लैक्टोज यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था है। अगर आपसे ये पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था क्या है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों ग्लैक्टोज। क्या होगा दोस्तों? ग्लैक्टोज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बोहाइड्रेट क्या लिखा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CH2O2 होता है। ठीक, इसको पढ़िए फिर से। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र कोष्टक में CH2O कोष्टक 1 और 2 होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसका समान सूत्र CHO2 होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। या ऐसे पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है कोष्टक में CH2O और कोष्टक 1 फिर 2 होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों? क्या लिखा दोस्तों? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बहुत ही बड़ी क्वेश्चन है। देखिए अब देखो इसको किस प्रकार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? 4.2 4.2। ठीक, एक बार फिर पढ़िए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कितने ग्राम से, अगर ये भी पूछ लेगा कि कितने ग्राम से कार्बोहाइड्रेट, कहने का मतलब है कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? 1। क्या होना चाहिए दोस्तों? 1। ये क्वेश्चन बनाने में गड़बड़ी हो जाता है, तो मैं फिर बता दे रहा हूँ कि कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 4.2 कैलोरी 4.2 के होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए क्या लिखा दोस्तों? दांत। क्या लिखा दोस्तों? दांत का शिखर, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटिन, का बना होता है। अब देखिए दांत का शिखर किससे बना होता है, ये एग्जाम में आता है, मैंने कई बार देखा है। दांत का जो शिखर होता है वो किससे बना होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? डेंटिन से बना होता है। डेंटिन का बना होता है दांत का शिखर। दांत का जो शिखर होता है वो डेंटिन का बना होता है। तो एक बार फिर से पढ़िए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और दांत का जो शिखर होता है वो डेंटिन का बना होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों? दांत। क्या दिया दोस्तों? दांत का बाहरी पटल। दांत का बाहरी पटल को क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। यहाँ देखिए इनेमल, या इसको हम पढ़ सकते हैं इनेमल कहते हैं। अब देखिए दांत का बाहरी परत को, दांत का बाहरी परत किसे कहते हैं? दांत का जो बाहरी परत होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका आंसर दोस्तों इनेमल। ठीक, इनेमल बोलते हैं। तो एक बार फिर पढ़िए कि दांत की जो बाहरी परत है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका आंसर होता है दोस्तों इनेमल हिंदी में, एनिमल इंग्लिश में होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनेमल क्या है दोस्तों? इनेमल हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग होता है। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर दोस्तों इनेमल। इनेमल जो है हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग होता है। इन सभी क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए। मैं यकीन दिलाता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को 10 या 12 बार पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे प्रकार से बैठ जाएंगे। उसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन बकायदे जो है लिखा है कि आप लोग कहीं असुविधा ना पड़े। ठीक, तो आप लोग वीडियो को रोक करके इन सभी टॉपिक्स को अच्छे प्रकार नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए क्या दिया है? दांत। दांत के अंदर वाले भाग को डेंटिन कहते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप ये देखिए एग्जाम क्वेश्चन कैसे बनेगा कि दांत के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? डेंटिन।
क्या होगा दोस्तों, आगे क्वेश्चन को नोट करिए। दांत के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? तो आंसर में लिखिए डेंटिन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डेंटिन। अब देखिए अब किस तरह आया कि दांत के जो अंदर वाला भाग होता है उसको हम डेंटिन कहते हैं। अब देखिए किस वाले भाग को डेंटिन कहते हैं, तो आपका आंसर किस दांत वाले भाग को डेंटिन कहते हैं, तो आपका आंसर कहना चाहिए दोस्तों अंदर वाले भाग को। दांत के अंदर वाले भाग को हम डेंटिन कहते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ। एनिमल हमारे शरीर का सबसे बड़ा एवं मजबूत भाग है और दांत के अंदर वाले भाग को डेंटिन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, डेंटिन के उपस्थित में यह मुलायम एवं लचीला होता है और यह नाक एवं कान के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन पढ़िए। डेंटिन के उपस्थित में यह मुलायम एवं लचीला होता है और यह नाक एवं कान के निर्माण में सहायक होता है।